तो आज का क्लास है जो जल संसाधन के बारे में है। जल संसाधन जो हमारे भूगोल का पहला चैप्टर का खंड ख में है। खंड ख का है ये। खंड क में प्राकृतिक संसाधन था और ख जल संसाधन में स्टार्ट होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि जल संसाधन है क्या, इसका उपयोग क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है। तो हम लोग को पढ़ना है जल संसाधन क्या है। जल संसाधन एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन का ही रूप है जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। जल संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है और इसका उपयोग मानव अपने जीवन में पेड़ पौधे भी मतलब सभी जीवधारी कह सकते हैं लोग, सभी जीवधारी इसका अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। इन्हें स्रोतों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इन्हें स्रोतों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा वो देख लीजिए। भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, स्रोतों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। इसमें पहला है भूपृष्ठीय जल, यानी कि इसमें इस स्रोत में वैसे जल आएंगे जो भूमि के ऊपर हो, जैसे नदी नाला झील तालाब, नदी नाला झील तालाब पोखर, ये सब भूपृष्ठीय जल में आएंगे। भूपृष्ठीय जल कहने का अर्थ होता है जल का वैसा स्रोत जो भूमि के सतह के ऊपर हो, वैसा स्रोत जो भूमि की सतह के ऊपर हो। और भूमिगत जल कहने का अर्थ है जो भूमि के अंदर हो, भूमि के अंदर चट्टानों के रिस कर, जो भूमि के अंदर हो और चट्टानों या छिद्रों को रिस कर, चट्टानों और छिद्रों को रिस कर हमें कई स्रोतों से प्राप्त होता है। जैसे कहने का अर्थ हुआ भूमिगत जल, तो भूमिगत जल कहने का अर्थ भूमि का अर्थ हुआ तो जमीन, गत का अर्थ हुआ अंदर, तो जमीन के अंदर जो जल है वो हमें कैसे प्राप्त होगा। तो भूमिगत जल कहने का जल का वैसा स्रोत जो भूमि के अंदर हो। तो ये अंदर, तो इसका उपयोग हम लोग कैसे लाएंगे अपने मानव जीवन में। तो इसका होता क्या कंडीशन कि अंदर जो जल होता है, चट्टान और छिद्रों के बीच जो गैप होता है ना, उनसे रिश्ता है जल उनसे रिश्ता है और हम लोग अन्य स्रोतों से उन्हें प्राप्त करते हैं, जैसे कि हैंडपंप से, मोटर से भी खींचकर, मतलब कि ढेरों तरह से हम लोग उसका उपयोग में लाते हैं। और तीसरा है वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल करने का अर्थ हो रहा होगा, यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे आसमान से तुलना कर रहे होंगे इसका। तो इसमें देखिए होता असलियत क्या इसकी, जब बारिश होती है ना, बारिश, उसी को कहते हैं वायुमंडलीय जल। ये होता क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान जब जल वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है और वो बारिश के रूप में जब नीचे गिरता है तो उसे कहते हैं वायुमंडलीय जल। तो क्या, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान जब जल ऊपर से नीचे आता है बारिश के रूप में, ऊपर से नीचे आता हो बारिश के रूप में,
जब जल बारिश के रूप में ऊपर से नीचे आता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल क्यों कह देते हैं? क्योंकि वायुमंडल से उसका जुड़ाव होता है। और भी वायुमंडल में किसका? केवल क्षोभ मंडल में, और सारे मंडल में नहीं। बारिश जो होती है हमारे क्षोभ मंडल में ही होती है और मंडल में नहीं। चौथा है इसका महासागरीय जल। तो महासागरीय जल यहाँ पे कहने का अर्थ हो रहा है कि जो जल महासागर में हो, तो महासागरीय जल कितना है? 96.5%। और पीने योग्य जल 2.5% पीने योग्य जल। ठीक, और महासागर में कितना है? 96.5% लवणीय जल। लवणीय जल जो हम लोग, इससे हमारी प्यास बुझ नहीं सकती है, कितना भी पानी पी लें, लवणीय जल से हमारी प्यास बुझ नहीं सकती है। तो महासागरीय जल कहने का अर्थ है यह जल का वैसा स्रोत है जो महासागरों में हो। ठीक है, तो देखिए हम फिर से बता दें, जल संसाधन क्या है? जल संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में वो भी क्या? नवीकरणीय। जल एक प्राकृतिक संसाधन का स्वरूप है, लेकिन इसमें नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय करने का अर्थ है कि पुनर्चक्रण इसका हो सकता है। यहाँ से देख लीजिए, पुनर्चक्रण ये सिद्ध कर देगा आप लोग को। वायुमंडल में जल जाएगा तो वो वापस आएगा, फिर वाष्पोत्सर्जन क्रिया होकर फिर ऊपर जाएगा। ये सिद्ध करा कि आपको ये नवीकरणीय संसाधन। जल संसाधन किसे कहते हैं? जल संसाधन एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन का रूप है जो नवीकरणीय का उदाहरण है, और इसका उपयोग मानव जीवन में बहुत काफी उपयोग हो रहा है। सभी जीवधारी इसका उपयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में भी इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसे स्रोतों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो स्रोत के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल कहने का अर्थ हुआ कि भूमि के ऊपर जल, जो जल भूमि के ऊपर है उसके बारे में इसमें लिखना है। यह जल का वैसा स्रोत है जिसमें सभी जल की धाराएं, नदी, नाला, झील, तालाब, पोखर, इन सभी में इनका बहाव होता हो। भूमिगत जल अगला है। भूमिगत, भूमि कहने का अर्थ हुआ पृष्ठ और गत का अर्थ हुआ अंदर। तो भूमि के अंदर यह जल का वैसा स्रोत है जिसमें जल की सभी धाराएं कहाँ होती होगी? जल के अंदर। और इस स्रोत का हम लोग उपयोग कैसे करते होंगे? इनमें होता क्या है कि चट्टानों को मृदा से चट्टानों से, मृदा से, अन्य सभी स्रोतों से रिस कर जल, हैंडपंप, मोटर, इन सभी के द्वारा हम लोग अपने जीवन उपयोग में लाते हैं। अगला वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल हो गया जो आसमान से रिलेटेड हो। ठीक है, तो वायुमंडलीय जल हो गया कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान जब जल स्थल से वायुमंडल में चली जाती है और वर्षा के रूप में वापस आती हो, बारिश के रूप में वापस आती है, तो उसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय जल। नेक्स्ट है महासागरीय जल। यह जल का कैसा स्रोत होगा? जो महासागर में होगा, और जो महासागर में होगा उसे क्या कहेंगे? महासागरीय जल। और महासागरीय जल क्या होगा? लवणीय झील, लवणीय जल, यानी कि नमक उसमें होगा, NaCl की मात्रा होगी, तो उसे लवणीय जल भी कहते हैं। और यह है कितना? तो 96.5%। और भूमिगत जल कितना है? 2.5% पीने योग्य। भूमि के अंदर बहुत सारे जल है, पीने योग्य भी है, नहीं पीने योग्य भी है, लेकिन पीने योग्य कितना है? 2.5%। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा आता है जल संसाधन का उपयोग। अब इसका उपयोग कहाँ होता होगा? तो जल संसाधन का पहला उपयोग खेतों की सिंचाई करने में। सबसे पहले तो मानव अपने दैनिक जीवन में, इसमें लिखेंगे कि जल संसाधन का उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में करते हैं। दैनिक जीवन यानी खाना बनाने में, पीने में, कपड़ा धोने में, ठीक, इत्यादि किसी। अगला आ जाएगा क्या कि सिंचाई करने में। सिंचाई करने में भी जल का उपयोग होता है। तीसरा आ जाएगा क्या? विद्युत उत्पन्न करने में। अभी जो परियोजना बनाएंगे उसमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। परियोजना जो बताएंगे उसमें विद्युत उत्पादन का बहुत उपयोग होगा। तो विद्युत उत्पन्न करने में क्या होता है कि बिजली हम लोग जल से भी उत्पन्न कर सकते हैं, कोयला से भी। और अभी हमारे बिहार राज्य में कोयला और जल दोनों से बिजली उत्पन्न हो रहा है, जो
पूर्ति नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इस कारण से आप लोग देखते हो कि बिजली बहुत कट रही है या फिर बिजली महंगी भी हो रही है। तो विद्युत उत्पन्न करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है, सिंचाई करने में किया जाता है, मानव अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसका उपयोग पेड़ पौधे भी कर लेते हैं। पेड़ पौधे ये तो कह सकते हैं कि सभी जीवधारी, सभी जीवधारी में मानव भी आ जाएगा, वही पॉइंट है ये। तो सभी जीवधारी भी इसका उपयोग कर लेते हैं। और देख लीजिए विद्युत उत्पन्न करने में आएगा, जो परियोजना हम बताएंगे उस परियोजना के तहत बांध बनाकर किया जाता है, बांध बनाकर बिजली उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो हम परियोजना पढ़ाएंगे तो उसमें बता दें कि सोन नदी घाटी परियोजना, टेरी परियोजना, कोयना परियोजना। तो अगला है जल संसाधन का उपयोग हो गया। अब इसके बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद। तो हम ये मिटा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद। यहाँ से आप लोग को देखने से लग रहा है कि विवाद, विवाद का अर्थ हुआ झगड़ा। जल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय यानी दो देश या राज्यों के बीच कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग भारत की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद है क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद है जल को लेकर विवाद होना, जल को लेकर विवाद होना। अब जब कोई डैम बनाया, जब कोई राज्य अपना डैम बनाया, कोई नदी से, कोई नदी की सहायता से अपना डैम बनाकर पानी इकट्ठा कर लिया, पानी इकट्ठा कर लिया। अब ये पानी इकट्ठा कर लिया, अब ये पानी अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये अपना द्वार तो खोल देगा, ये अपना डैम का तो द्वार खोल देगा। तो इससे हानि किसको होगा? अगला राज्य को। ठीक, और वो बिना परमिशन के अगला राज्य के द्वार नहीं खोल सकता है अपने डैम का। अगर नहीं खोलता है तो बाढ़ की संभावना बन जाती है, अगर खोल देता है तो दूसरे राज्य में बाढ़ की संभावना बन जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में होता क्या है, इसका लाभ भी है और हानि भी है, लाभ भी है और हानि भी है। तो लाभ कहाँ हो जाता है इसका? देखिए कि सिंचाई करने में भी हो जाता है इसका उपयोग। एक राज्य से दूसरा राज्य परमिशन लेकर उसका पानी अपने यहाँ लेता है, सिंचाई करने में, बिजली उत्पन्न करने में। ठीक है, सिंचाई करने, बिजली उत्पन्न करने, मत्स्य पालन में, मत्स्य पालन, इन सभी में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इससे हानि कब हो जाती है? जब पहले राज्य के डैम में अधिक मात्रा में पानी हो जाता है। ठीक, तब तो उसको छोड़ना ही होगा, नहीं तो उस राज्य में बाढ़ आ जाएगी। अगर बिना परमिशन के छोड़ देता है तो दूसरे राज्य को हानि होगी, तो वही दूसरे राज्य को हानि हो जाती है। उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद एक तरह का जल विवाद का कारण बनता है, जो क्या है, इन सभी से रिलेटेड है। और अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में कहाँ से, किस दिशा से किस नदी सहायता करती है? तो हम बताएं अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद क्या है? जल को लेकर विवाद है, जो इसका हानि भी है और इसका लाभ भी है और इसका हानि भी है। जब लाभ इसका कब हो जाएगा? जब दूसरे राज्य से जल हम लोग लेंगे सिंचाई करने, बिजली उत्पन्न करने में, मत्स्य पालन में। ठीक है, यहाँ पर तो हमें लाभ हो जाएगा। जब पहले राज्य में पानी अधिक मात्रा में हो जाएगा डैम में, तो वो तो खोलना चाहेगा, अगर बिना परमिशन के खोल देगा, परमिशन से भी खोले तो दूसरे राज्य को हानि होगा। अगर बिना परमिशन के खोल देता है तो विवाद हो जाता है। ठीक है, दूसरा राज्य से विवाद हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी नदी किस दिशा से सहायक है? तो उत्तर से गंगा, उत्तर से गंगा, गंगा नदी सहायक है अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में। पूरब से ब्रह्मपुत्रा, पूरब से ब्रह्मपुत्रा, दक्षिण से कावेरी, कृष्णा, कृष्णा नदी है। और इधर तो मोहाना, इधर ताप्ती का, ताप्ती और नर्मदा का इधर मोहाना, इधर ही जल गिर जाता है।
तो उत्तर से गंगा, पूरब से ब्रह्मपुत्र, दक्षिण से कृष्णा नदी अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में सहायक है। अब अगला आता है क्या, जल संकट क्या है। जल संकट, उसका बहुउद्देशीय परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, स्कूल सभी आ जाएंगे। जल संकट